हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे पार्ट 1 कंप्यूटर नॉलेज की प्रिपरेशन को, और ये आपकी 4th थ्योरी क्लास है। इसके पहले की सारी क्लासेस को आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, और साथ ही साथ प्रीवियस क्लास का लिंक ऊपर आई बटन में गिवन है, वहाँ से भी आप उसे देख सकते हैं। ये क्लासेस आपको इन सभी एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प करने वाली हैं, क्योंकि आप जानते हैं यूपी पीसीएल के सभी एग्ज़ाम्स के अंदर पार्ट 1 कंप्यूटर नॉलेज 50 मार्क्स का आएगा। तो उसके लिए हम थ्योरी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं थ्योरी क्लासेस में। और इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ में 20 मार्क्स के अंदर आपको कंप्यूटर का पोर्शन दिखाई देगा। तो ये क्लासेस आपको काफ़ी हेल्प करेगी इन सभी एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर वाले पार्ट के अंदर। तो कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस के बारे में। मैंने लास्ट क्लास में आपको 4 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, और ये सभी क्वेश्चन कल के क्लास के टॉपिक पर बेस्ड थे। तो देखते हैं क्या क्या इसके आंसर्स होने वाले हैं और किन किन स्टूडेंट्स ने इन सभी क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल करेक्ट दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, विच यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूज़र इनटू अ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। मतलब इनमें से कौन सी ऐसी यूनिट है जो डेटा जो यूज़र से मिलता है उस डेटा को कन्वर्ट करती है एक ऐसे फॉर्मेट में जिसे कंप्यूटर समझ सके। तो हमने कल डिस्कस भी किया था इसे। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, इनपुट यूनिट। ठीक है, हम जो यूज़र होते हैं हम अपने डेटा को सेंड करते हैं किसे? इनपुट यूनिट को। इनपुट यूनिट उसे रिसीव करता है और कंप्यूटर मतलब आपका जो सीपीयू है उसको देता है, और वो प्रोसेस करने के बाद ही आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो इनपुट यूनिट उस डेटा को रिसीव करके कन्वर्ट करता है एक ऐसे फॉर्मेट में जिससे आपका जो कंप्यूटर है वो समझ सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द यूज़र इज़ कॉल्ड। जो भी डेटा हम प्रोवाइड करते हैं वो होता है रॉ डेटा, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, लेकिन जब उसे प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं क्या? यूज़फुल इंफॉर्मेशन वो बन जाती है हमारे लिए। तो यहाँ यही बोला हुआ है कि यूज़फुल इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आउटपुट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? तो आपको यहाँ पे नॉट को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ए पार्ट है, इट प्रोड्यूसेस रिजल्ट दैट कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय द यूज़र। बिल्कुल ठीक बात है, आउटपुट यूनिट वो रिजल्ट प्रोड्यूस करती है जो हमें यूज़र को समझ में आ जाए। सेकंड इज, इट एक्सेप्ट्स द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर। बिल्कुल ठीक बात है, जो भी कंप्यूटर रिजल्ट प्रोड्यूस करता है उसको एक्सेप्ट कौन करता है? आउटपुट यूनिट। थर्ड इज, इट सप्लाइज द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ये भी ठीक बात है, डेटा और इंस्ट्रक्शन को आउटसाइड वर्ल्ड मतलब यूज़र को सप्लाई करना भी इनपुट आउटपुट यूनिट का ही काम है। इसके बाद डी पार्ट है, इट सप्लाइज द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, बिकॉज ये जो काम है ना ये है इनपुट यूनिट का काम। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है। यहाँ पे मतलब क्या यहाँ पे कि ये डेटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को सप्लाई करती है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। जी नहीं, ये काम तो इनपुट यूनिट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर। कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? इनपुट यूनिट बिल्कुल ठीक बात है, प्रोसेसिंग यूनिट ठीक बात है, जैसे हम यहाँ पे सीपीयू भी कह सकते हैं, और सीपीयू के होते हैं 3 मेजर कंपोनेंट्स जिन्हें हम कल डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे है आउटपुट यूनिट। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द मेंशन्ड, यहाँ पे सभी ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। ये सभी आपके क्या होते हैं? बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं। तो यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स ने आंसर किया था कमेंट बॉक्स में वो हैं, सबसे पहले श्वेता, देन दिवांशु, एंड हर्षिता। तो वेरी गुड, इसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, और सभी आंसर्स अगर आप करते रहेंगे तो आपको रिवीजन करने में और भी आसानी होगी। ठीक है, तो वेरी गुड, इस तरीके से आप सभी लोग अपने आंसर दिए करें
कमेंट बॉक्स में। तो आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। तो आज की क्लास का जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है इनपुट डिवाइसेस। आज की क्लास में हम सिर्फ इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे और कल हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। क्योंकि इनपुट डिवाइस में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट डिवाइस आज डिस्कस करूंगी आपके साथ, जहां से मैंने क्वेश्चंस देखे हैं। इसीलिए मैं चाहती हूं कि एक क्लास में हम जितना पढ़ें उतना अच्छे से पढ़ें, ठीक है। सब कुछ पढ़ने के चक्कर में हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हम कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, इनपुट डिवाइसेस आप जानते हो क्या होते हैं। इनपुट डिवाइस इनेबल्स द यूज़र टू सेंड डेटा, इंफॉर्मेशन और कंट्रोल सिग्नल्स टू अ कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर को जो डेटा हम सेंड करते हैं, जो डेटा, इंफॉर्मेशन और कंट्रोल सिग्नल्स या बोलो इसे इंस्ट्रक्शंस जो हम भेजते हैं, वो कौन होता है? वो आपका होता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम कंप्यूटर को डेटा, इंफॉर्मेशन और कंट्रोल सिग्नल सेंड कर सके। The central processing unit (CPU) of a computer receives the input and processes it to produce the output. अब जो input आपने दिया है using input device, उस इनपुट डिवाइस ने क्या किया है, उस डेटा को कन्वर्ट कर दिया है कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। उसके बाद सीपीयू ने उसको रिसीव किया, उसके बाद उसने प्रोसेसिंग करी एंड देन आउटपुट को प्रोड्यूस करा हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे है फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस विच आर यूज्ड इन अ कंप्यूटर। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस लिस्टेड हैं जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, और ये सभी डिवाइसेस आपको ध्यान से पढ़ने हैं। इनकी फंक्शनैलिटी और इनके एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बोल रही हूँ ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौन कौन से इनपुट डिवाइस हमें पढ़ने हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट, माइक्रोफोन, मैग्नेटिक इंक, कार्ड रीडर, ठीक है। इसके बाद ऑप्टिकल करेक्टर रीडर OCR, और यहाँ पे है बार कोड रीडर, एंड देन OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस है हमारे लिए जो हमें आज डिस्कस करने हैं आज की क्लास के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस के साथ, और सबसे पहला डिवाइस हम पढ़ने वाले हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड और माउस आपके होते हैं स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। मतलब अगर आपके पास कोई भी डिवाइस नहीं है तो कम से कम कीबोर्ड और माउस तो होगा ही होगा ना। देखो यहाँ पे क्या है, कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस विच हेल्प्स टू इनपुट द डेटा टू द कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कीबोर्ड का। द लेआउट ऑफ द कीबोर्ड इज़ लाइक दैट ऑफ अ ट्रेडिशनल टाइपराइटर। आप जानते हैं टाइपराइटर को देखते हुए ही कीबोर्ड का लेआउट तैयार करा गया था। ऑल्दो देयर आर सम एडिशनल कीज़ प्रोवाइडेड फॉर परफॉर्मिंग एडिशनल फंक्शंस। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछते हैं ना कीबोर्ड से, वो मेनली आपके कीज़ से पूछते हैं। तो हम अभी कीज़ डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। सिर्फ इम्पॉर्टेंट कीज़ पढ़नी है, सब कुछ नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर कुछ एडिशनल कीज़ भी होती है। नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स के अलावा भी कुछ एडिशनल कीज़ होती है जो एडिशनल फंक्शंस के लिए आपको मिलती है। कीबोर्ड्स आर ऑफ 2 साइजेस। जो कीबोर्ड आते हैं वो 2 साइज़ में आते हैं। 84 कीज़ का आता है एक आता है आपका 101 या फिर 102 कीज़ का। बट नाउअडेज कीबोर्ड्स विद 104 कीज़ और 108 कीज़ आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर विंडोज़ एंड इंटरनेट, ठीक है। बट आजकल क्या हो गया कि कीबोर्ड भी अपडेट हो गए हैं, तो अब 104 कीज़ और 108 कीज़ वाले भी कीबोर्ड्स आ रहे हैं। लेकिन अगर स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात करूं तो वो आपका है 101 या 102 कीज़ वाला, ठीक है। तो इस टाइप से आपका होता है कीबोर्ड। आप सभी ने देखा है, आप सब यूज़ भी करते हो इसे, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बात करेंगे। देखो यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगते हैं उन्हें इंक्लूड किया है। हमारा मेन फोकस होना चाहिए क्वेश्चंस के ऊपर, ना कि थ्योरी पढ़ने पे, ठीक है। तो हम वो पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आएगा। देखो यहाँ पे है फर्स्ट टॉगल कीज़। टॉगल कीज़ क्या होती हैं और मॉडिफायर कीज़ क्या होती है, इनके एग्जाम्पल भी आपसे MCQ में पूछे जा सकते हैं। तो देखो
अ टॉगल की इज़ अ की दैट इज़ यूज्ड टू टर्न अ फंक्शन ऑन और ऑफ, मतलब एक ऐसी की जिसको प्रेस आप करोगे तो वो कभी ऑन हो जाएगी कभी ऑफ हो जाएगी, ठीक है। और टू स्विच बिटवीन द टू फंक्शंस, या फिर आप ये बोल सकते हो दो फंक्शंस के बीच में स्विच करने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो टॉगल की का, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे टॉगल कीज़ के एग्जाम्पल याद कर लेना, ये पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे है कैप्सल लॉक की, ये आपकी है टॉगल की, नंबर लॉक जिसे हम नम लॉक भी कहते हैं, और स्क्रॉल लॉक की। ये तीन इम्पॉर्टेंट आपकी टॉगल कीज़ होती हैं। आपने देखा होगा, देखो, अ टॉगल की कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन टू ऑल्टरनेट द इनपुट मोड ऑफ द कीज़, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि टॉगल कीज़ का इस्तेमाल आप एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन की तरह भी कर सकते हो अगर आपको कीज़ का इनपुट मोड ऑल्टरनेट करना है, ठीक है। देखो, आप देखते हो कि कैप्सल लॉक जैसे ही मैं ऑन करती हूँ, मैंने ऑन किया कैप्सल लॉक, ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं अपर केस में कुछ भी टाइप कर सकती हूँ, और जैसे ही ऑफ करूँगी, इसी को प्रेस करना है दोबारा, तो अब मैं लोअर केस में कुछ भी टाइप कर सकती हूँ। तो इस तरीके से टॉगल का मतलब क्या होता है कि एक बार हमने प्रेस किया तो ये ऑन हो गया, तो अब हम कोई और फंक्शन कर रहे हैं, और जब ऑफ हुआ तो हम कोई और फंक्शन कर रहे हैं, तो इसे ही बोलते हैं टॉगल कीज़। तो यहाँ पे एग्जाम्पल याद करना, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉडिफायर कीज़। अ मॉडिफायर की इज़ अ की ऑन अ कंप्यूटर्स कीबोर्ड दैट इज़ ओनली यूज्ड इन कंजक्शन विद द अनदर की। अब याद रखो, मॉडिफायर की का मतलब क्या होता है, जो मॉडिफाई कर देती है। मतलब पहली बात तो ये देखो कि ये अकेले किसी काम में नहीं आती, इसके साथ किसी और की का होना ज़रूरी है, तो ये कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करती है, ठीक है। देखो यहाँ पे मॉडिफायर कीज़ आर ऑफन यूज्ड विद अदर कीज़, तो ये अदर कीज़ के साथ ही यूज़ होती है टू परफॉर्म द कंप्यूटर कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड अदर कमांड्स। तो मोस्टली केस में शॉर्टकट की में इस्तेमाल करते हैं मॉडिफायर कीज़ का। फॉर एग्जांपल इन मैनी टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम्स प्रेसिंग द कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट्स ऑल द टेक्स्ट। तो यहाँ पे कंट्रोल आपकी क्या है, मॉडिफायर की है, ठीक है। कंट्रोल हमारी मॉडिफाई की है, लेकिन अगर मैं सिर्फ कंट्रोल प्रेस करूँगी तो कुछ भी नहीं होने वाला है। बट अगर मैंने कंट्रोल प्लस ए प्रेस कर दिया तो क्या हो जाएगा, सारा टेक्स्ट जो है वो हो जाएगा सेलेक्ट। अगर मैंने कंट्रोल प्लस सी किया तो कॉपी, कंट्रोल प्लस वी किया तो क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से मॉडिफायर कीज़ जो होती है वो अकेले कुछ भी काम नहीं करती है, वो किसी और की के साथ इस्तेमाल करी जाती है कोई भी पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लो और क्या क्या होते हैं मॉडिफायर कीज़ के। तो ऑन एन IBM कंपैटिबल कंप्यूटर मॉडिफायर कीज़ इंक्लूड ऑल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट एंड विंडोज़ की। आप देखते होंगे अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट होता है, एक होता है कंट्रोल, एक शिफ्ट और एक होती है विंडोज़ की, ठीक है। तो ये सब आपकी होती हैं मॉडिफायर कीज़। लेकिन अगर बात करें एप्पल मैकिंटोश कंप्यूटर की, तो उसमें थोड़ी अलग टाइप की मॉडिफायर कीज़ होती है। उसके अंदर कंट्रोल नहीं होता है, CTRL, मतलब इस टाइप से नहीं होता है, उसके अंदर होता है कंट्रोल, CONTROL, ठीक है, ऐसे होता है। फिर एक होता है ऑप्शन, फिर होता है कमांड, यहाँ पे ऑल्ट नहीं होता है, और होता है शिफ्ट। तो यहाँ पे जो कीज़ है ये अलग टाइप की होती हैं, इन्हें बोलते हैं मॉडिफायर कीज़, ठीक है। एडिशनली की अगर बात करें तो मोस्ट लैपटॉप एंड सम डेस्कटॉप कीबोर्ड्स कंटेन एन FN मॉडिफायर कीज़, जैसे कि मेरे लैपटॉप में अभी है FN मॉडिफायर कीज़। तो इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, जो आपकी फंक्शन कीज़ होती है ना, उनको यूज़ करने के लिए आपको FN के साथ उन कीज़ को प्रेस करना पड़ता है, तभी वो यूज़ हो पाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके लैपटॉप्स या फिर कुछ डेस्कटॉप कीबोर्ड्स में होती है, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं होती है। पहले के कीबोर्ड्स में FN की नहीं आती थी, बट अब आने लगी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया मॉडिफायर कीज़ को और टॉगल कीज़ को। तो अभी तक अगर आपको क्लास समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल जाए। और अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब भी कर लो लर्नर सारथी को। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे फंक्शन कीज़ के बारे में। फंक्शन कीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ से किसी भी की का आपसे फंक्शन पूछ सकते हैं।
तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन कीज़ को पढ़ना। बाकी कीज़ तो आप जानते ही हो, बाकी क्या होती है, न्यूमरल्स के लिए की होती है और अल्फ़ाबेट्स के लिए की होती है। तो इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट कीज़ आपकी यही बनती है, टॉगल कीज़, मॉडिफायर कीज़ और फंक्शन कीज़। अब देखो यहाँ पे क्या है, The 12 function keys are present on the keyboard which are arranged in a row at the top of the keyboard। तो कीबोर्ड में सबसे टॉप पे जो रो होती है वो आपकी होती है फंक्शन कीज़ की रो। तो पहले ये याद कर लो कि टोटल 12 फंक्शन कीज़ होती है, ठीक है। इनका नंबर पूछ सकते हैं आपसे। ईच फंक्शन की हैज़ अ यूनिक मीनिंग एंड इज़ यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। तो हर एक फंक्शन की का एक यूनिक मतलब होता है और वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही इस्तेमाल में लाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले F1 के साथ। F1 क्या करती है, देखो, ओपन्स द हेल्प स्क्रीन फॉर ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम, ठीक है। अगर आप किसी भी प्रोग्राम को यूज़ कर रहे हो और अगर आपको हेल्प खोलना है तो हेल्प खोलने के लिए आप इस्तेमाल करोगे F1 फंक्शन की का, ठीक है। नेक्स्ट इज F2, अलाउज यू टू रीनेम अ सेलेक्टेड फाइल और फोल्डर। अगर आपने कोई भी फाइल या फोल्डर सेलेक्ट किया हुआ है उसे रीनेम करने के लिए यहाँ पे शॉर्टकट होता है F2 का, ठीक है। F2 प्रेस करोगे तो आप उसे रीनेम कर पाओगे या फिर आप माउस से राइट क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है F3, opens a search feature for an application that is currently active। जिस भी एप्लीकेशन को आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर अगर आपको कुछ सर्च करना है तो सर्च फीचर को ओपन करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो किसका, F3 फंक्शन की का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका F4। F4 क्या करता है, मूव्स द फोकस टू द एड्रेस बार, ऑल्ट प्लस F4 क्लोजेज द एक्टिव विंडो। देखो, अगर आप F4 प्रेस करते हो तो जो आपका माउस पॉइंटर है ना, जो फोकस है उसका, वो पहुंच जाएगा कहाँ पे, आपके एड्रेस बार के अंदर। और अगर आप ऑल्ट प्लस F4 प्रेस करते हो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऑल्ट प्लस F4 प्रेस करने से क्या होता है, जो भी आपने करंट एक्टिव जो आपकी विंडो है वो हो जाएगी क्लोज, ठीक है। तो ऑल्ट प्लस F4 से करंट एक्टिव विंडो क्लोज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज F5। आप सब लोग जब भी अपना डेस्कटॉप पीसी या लैपटॉप ऑन करते हो सब लोग करते हो F5, ठीक है, रिफ़्रेश करने के लिए। तो यहाँ पे रिफ़्रेश और रीलोड द पेज और डॉक्यूमेंट विंडो, रिफ़्रेश और रीलोड करने के लिए F5 का इस्तेमाल करते हैं। या फिर अगर बात करें पावर पॉइंट की तो F5 प्रेस करके आप स्लाइड शो को स्टार्ट करते हो और ख़त्म किससे करते हो, एस्केप से, ठीक है। स्टॉप किससे करते हो, स्लाइड शो एस्केप से। नेक्स्ट क्या है, F6। On the desktop, F6 toggles between desktop files to the taskbar and the system tray icons, ठीक है। अगर बात करें डेस्कटॉप पे F6 क्या करता है, तो ये टॉगल करता है बिटवीन द डेस्कटॉप फाइल्स टू द टास्कबार और सिस्टम ट्रे आइकन्स के बीच में, ठीक है। और अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तो F6 टॉगल्स बिटवीन द मेन्यू आइटम्स एंड द वर्क स्पेस। तो जो आपका वर्क स्पेस होता है, वाइट जो स्पेस यहाँ पे आप काम करते हो MS वर्ड के अंदर, वहाँ पे और आपके मेन्यू आइटम्स के बीच में टॉगल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं F6 का। इन मोस्ट इंटरनेट ब्राउजर्स F6 मूव्स टू द कर्सर ऑफ द एड्रेस बार, ठीक है। तो एड्रेस बार के कर्सर पे जाने के लिए किसमें, ब्राउज़र के अंदर इस्तेमाल करते हैं F6 का। तो यहाँ पे इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। F7 क्या होता है, देखो, यूज़ टू स्पेल चेक, ये इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद कर लेना। स्पेल चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं किसका, F7। स्पेलिंग को चेक करने के लिए, ग्रामर को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं F7 का। अगर आप काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो अगर आप प्रेस करेंगे F7 तो वहाँ पे स्पेल चेक और ग्रामर चेक आप एक्टिवेट कर सकते हो। नेक्स्ट है F8, used to access the boot menu in Windows when turning on the computer। जब आप कंप्यूटर ऑन कर रहे हो उस टाइम पे अगर आप F8 प्रेस करते हो, विंडोज़ की बात करूँ तो आप बूट मेन्यू को एक्सेस कर सकते हो वहाँ से, ठीक है। इसके बाद है F9, रिफ्रेशेस अ डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड सेंड्स एंड रिसीव्स द ईमेल इन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तो F9 प्रेस करके आप रिफ्रेश कर सकते हो डॉक्यूमेंट को। या फिर अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की तो इसमें आप सेंड और रिसीव कर सकते हो ईमेल को। फॉर प्रोग्रामर्स, कंट्रोल प्लस F9 विल कंपाइल एंड रन द कोड।
तो जब हम पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग तब बताऊंगी आपको कंट्रोल प्लस F9 से कैसे कोड कंपाइल करा जाता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, अलग अलग आईडी में अलग अलग कीज़ का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज F10, एक्टिवेट्स द मेन्यू बार ऑफ एन ओपन एप्लीकेशन। शिफ्ट प्लस F10 इज सेम एज राइट क्लिकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी ओपन एप्लीकेशन के मेन्यू बार को एक्टिवेट करने के लिए F10 प्रेस करते हैं, और शिफ्ट प्लस F10 से क्या होता है, जैसे आप राइट क्लिक करते हैं ना, उसी तरीके से शिफ्ट प्लस F10 से आपको ऑप्शंस दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ F11, F11 भी इम्पॉर्टेंट है और F12 भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे F2 भी इम्पॉर्टेंट है और F4 भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन पे मैंने स्टार लगा दिया, F5 भी कर लो, ठीक है। ये आपके ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो F11 क्या होता है, एंटर्स एंड एग्जिट्स अ फुल स्क्रीन मोड। फुल स्क्रीन मोड से अगर आपको एंटर करना है, एग्जिट करना है इंटरनेट ब्राउजर्स के अंदर, तो इस्तेमाल करते हैं F11 का। MS एक्सेल में क्या होता है, शिफ्ट प्लस F11 दबाएंगे तो न्यू शीट आ जाएगी, ठीक है, याद रखना। शिफ्ट प्लस F11 से न्यू शीट आती है MS एक्सेल में, और कंट्रोल प्लस F11 एड्स अ न्यू मैक्रो टू द वर्कबुक। और न्यू मैक्रो ऐड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस F11 का। मैक्रो क्या होता है, मैक्रो एक फीचर होता है एक्सेल में, पढ़ेंगे इसे भी। F12 क्या होता है, ओपन्स द सेव एज डायलॉग बॉक्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं किसका, F12 का। तो यहाँ पे जो मैंने स्टार मार्क करी है, एटलीस्ट उनको तो आप अच्छे से कर ही लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 12 फंक्शन कीज़ के फंक्शंस को समझ लिया है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट में कोई डाउट आता है तो आप वहीं पर कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे माउस की। तो माउस तो आप सब लोग जानते हो, ये भी एक पॉपुलर क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो कुछ इस टाइप का आपका माउस दिखता है। देखो यहाँ पे, माउस इज़ द मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस। इसे क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। इट इज़ अ वेरी फेमस कर्सर कंट्रोल डिवाइस हैविंग अ स्मॉल पाम साइज बॉक्स, ठीक है। तो आपके पाम जितना इसका साइज होता है, विद अ राउंड बॉल एट इट्स बेस। इसके बेस में क्या होती है, एक राउंड होती है बॉल, जो सेंस करती है आपके माउस के मूवमेंट को और सेंड करती है कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नल टू द CPU व्हेन द माउस बटन आर प्रेस्ड। जैसे ही आप माउस का बटन प्रेस करते हो, चाहे लेफ़्ट चाहे राइट, वैसे ये सिग्नल सेंड करती है CPU को, और उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है। जनरली इट हैज़ 2 buttons कॉल्ड द लेफ्ट बटन फॉर लेफ्ट क्लिक एंड राइट बटन फॉर द राइट क्लिक, एंड अ व्हील इज़ प्रेजेंट बिटवीन द बटन्स। आप देखते हो बीच में क्या होता है, एक व्हील होता है इन 2 बटन्स के बीच के अंदर, जो कि स्क्रॉल करने के लिए हेल्प करता है। व्हील क्या करता है, स्क्रॉल करने में आपको हेल्प करता है, ठीक है। A mouse can be used to control the position of the cursor on the screen, but it cannot be used to enter the text into the computer। बिल्कुल ठीक बात है। देखो माउस का मेन काम क्या है, एक मिनट देखो, यहाँ पे आप कर्सर देख रहे हो, ये कर्सर है। इस कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ माउस का। अगर यहाँ पे मेरा कर्सर यहाँ पे है, तो इसको मुझे यहाँ नीचे लेके आना है, तो मैं माउस को मूवमेंट करके नीचे लेके आ जाऊंगी इस टाइप से, ठीक है। लेकिन माउस का इस्तेमाल करके आप कभी भी टेक्स्ट को एंटर नहीं कर सकते अपने कंप्यूटर में, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक से पॉइंट्स है यहाँ पे समझाने के लिए कि माउस क्या होता है, ठीक है। पॉइंटिंग डिवाइस होता है और कंट्रोल करता है पोजीशन ऑफ कर्सर ऑन द स्क्रीन। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की, जो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इम्पॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इसकी एप्लीकेशन से जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जॉयस्टिक इज़ ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस। तो जॉयस्टिक भी आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस ही होता है, विच इज़ यूज टू मूव द कर्सर पोजीशन ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन, ठीक है। देखो काम दोनों के सेम ही होते हैं। ये भी आपके कर्सर की पोजीशन को स्क्रीन पर मूव करने के ही काम में आता है। इट इज़ अ वर्टिकल स्टिक हैविंग अ स्फेरिकल बॉल एट इट्स बोथ लोअर एंड द अपर एंड्स, ठीक है। तो ये एक वर्टिकल स्टिक होती है जिसके अंदर क्या होता है, एक स्फेरिकल बॉल होती है एट इट्स लोअर एंड द अपर एंड, ठीक है।
द लोअर स्फेरिकल बॉल्स मूव्स इन अ सॉकेट, द जॉयस्टिक कैन बी मूव्ड इन ऑल 4 डायरेक्शन। तो जो लोअर वाली स्फेरिकल बॉल्स होती है ना, वो मूव करती है आपके सॉकेट के अंदर, अंदर की साइड मूव करती है वो। द जॉयस्टिक कैन बी मूव्ड इन ऑल 4 डायरेक्शन। आप इस जॉयस्टिक को यहाँ से पकड़ेंगे इस टाइप से, यहाँ से इसे होल्ड करते हैं यहाँ से, और इसे आप चारों डायरेक्शन में कहीं पर भी मूव कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, द फंक्शन ऑफ द जॉयस्टिक इज सिमिलर टू दैट ऑफ द माउस। जिस तरीके से माउस काम करता है उस तरीके से जॉयस्टिक भी काम करती है। इट इज़ मेनली यूज्ड इन कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, कैड। तो कैड में इस्तेमाल करते हैं किसका, जॉयस्टिक का, और साथ ही साथ प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। आप देखते हो बहुत सारी गेम्स के अंदर हमारे पास जॉयस्टिक होती है ताकि गेम के अंदर मूवमेंट करने में आसानी हो, क्योंकि 4 डायरेक्शन के अंदर आपको मूवमेंट मिलती है जो आपको माउस में नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जॉयस्टिक इस्तेमाल करते हैं हम किस किस में, इसके एप्लीकेशन याद कर लेना, कैड में, कंप्यूटर एडिट डिज़ाइनिंग में, और प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, ठीक है। मत कर देना कि अगर आपसे पूछे कि डैश इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस यूज टू प्ले कंप्यूटर गेम्स, तो वहाँ पे माउस मत लगा देना, ठीक है। माउस इसका आंसर नहीं होगा, जॉयस्टिक इसका आंसर होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस की। तो नेक्स्ट इज़ लाइट पेन। तो लाइट पेन भी हमारा इनपुट डिवाइस है जो हमें पढ़ के जाना है। तो यहाँ पे देखो, लाइट पेन इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस सिमिलर टू अ पेन। तो जिस तरीके से आपका पेन दिखता है उसी टाइप से आपका लाइट पेन भी दिखता है। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। इट इज़ यूज्ड टू सेलेक्ट अ डिस्प्लेड मेन्यू आइटम और ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। तो मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर अगर आपको मेन्यू आइटम सेलेक्ट करना है या फिर कोई पिक्चर ड्रॉ करनी है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं लाइट पेन का। कुछ इस टाइप से आपका लाइट पेन दिखता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ फोटो सेल एंड एन ऑप्टिकल सिस्टम प्लेस्ड इन अ स्मॉल ट्यूब। तो इसके अंदर क्या होता है, एक छोटी सी ट्यूब होती है जिसके अंदर फोटो सेल और पूरा ऑप्टिकल सिस्टम होता है। When the tip of the light pen is moved over the monitor screen and the pen button is pressed, its photocell sensing element detects the screen location and sends the corresponding signal to the CPU। तो इस पेन को यूज़ करके आप डायरेक्टली मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर कुछ भी ड्रॉ या फिर कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे ही आप इस पेन की टिप को लेके आते हो अपने मॉनिटर की स्क्रीन पे, आपकी टिप है, जैसे इस टिप को आप लेके आओगे मॉनिटर की स्क्रीन पर और जैसे ही आपने बटन को प्रेस किया वैसे ही क्या होगा, जो इसका फोटो सेल है वो सेंस करेगा क्या, आपकी स्क्रीन की लोकेशन को सेंस करके वो सिग्नल सेंड कर देगा सीपीयू को, और उसके बाद आप कोई भी मेन्यू आइटम या फिर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो याद रखना कि मॉनिटर स्क्रीन पर डायरेक्टली अगर आपको कोई पिक्चर ड्रॉ करनी है या फिर मेन्यू आइटम में से कुछ भी सिलेक्ट करना है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं लाइट पेन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज़ ट्रैक बॉल। देखते हैं ट्रैक बॉल, समझेंगे इसे भी। देखो, trackball is an input device that is mostly used in notebook or laptop computer instead of a mouse। तो trackball एक input device है जिसका इस्तेमाल होता है ज़्यादातर नोटबुक कंप्यूटर में और लैपटॉप कंप्यूटर में। तो माउस की जगह यहाँ पे हम trackball का इस्तेमाल करते हैं। इस टाइप से आपका trackball दिखता है। This is a ball which is half inserted and by moving the fingers on the ball the pointer can be moved। तो इस टाइप से ये बॉल होती है, ठीक है, जो हाफ इंसर्टेड होती है। अगर आपने देखा होगा तो पहले ब्लैकबेरी के फ़ोन्स के अंदर भी ट्रैक बॉल आती थी जिसका इस्तेमाल करके जैसे आप फिंगर्स को मूव करते हो वैसे ही आपका पॉइंटर भी मूव करता है और आप कोई भी ऑप्शन वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। Since the whole device is not moved, a trackball requires less space than a mouse। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको पूरा डिवाइस को मूव करने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि माउस के केस में क्या होता है कि हम पूरे माउस को ही मूव करते हैं मूवमेंट के लिए पॉइंटर की, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ इस बॉल को मूव करते हो। तो यहाँ पे माउस के कंपैरिजन में ये लेस स्पेस लेता है, बिकॉज मूवमेंट के लिए हमें पूरे डिवाइस को मूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है यहाँ पे। ठीक है, अ ट्रैक बॉल कम्स इन वेरियस शेप्स लाइक अ बॉल, अ बटन और अ स्क्वायर। तो अलग अलग शेप में आती है क्या आपकी ट्रैक बॉल। जैसे कि ब्लैकबेरी के फ़ोन्स के अंदर एक बटन की फॉर्म में आपकी ट्रैक बॉल आती थी। ठीक है,
नेक्स्ट इज स्कैनर। तो स्कैनर देखते हैं यहाँ पे। स्कैनर इज़ अ इनपुट डिवाइस विच वर्क्स मोर लाइक अ फोटोकॉपी मशीन। तो इसे आप फोटोकॉपी मशीन जैसा समझ सकते हैं। एक्चुअल में होता नहीं है फोटोकॉपी मशीन, लेकिन समझने के लिए आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज्ड व्हेन सम इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑन द पेपर एंड it is to be transferred to the hard disk of the computer for further manipulation। अब मेन काम क्या होता है स्कैनर का, जो भी आपके पास हार्ड कॉपी में अवेलेबल है कंटेंट, ठीक है, उसे आपको कन्वर्ट करना है सॉफ्ट कॉपी में, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम स्कैनर का। अगर हम बात करें प्रिंटर की, तो वो एकदम रिवर्स ऑपरेशन करता है, वो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। लेकिन स्कैनर क्या करता है, अगर आपके पास कुछ भी पेपर पर अवेलेबल है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसे आपको ट्रांसफ़र करना है आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के अंदर, तो उसको मतलब बेसिकली सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके स्टोर करना है हार्ड डिस्क में, तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं स्कैनर का, ठीक है। तो इस टाइप से आपका होता है स्कैनर। यहाँ पर आप प्लेस करते हो अपने उस पेपर को, और इसके बाद इसे बंद करते हो एंड देन बटन्स को प्रेस करके आप क्या करते हो, इसको सेंड कर देते हो कहाँ पर, अपने हार्ड डिस्क में। स्कैनर कैप्चर्स इमेजेस फ्रॉम द सोर्स विच आर देन कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल फॉर्म। तो स्कैनर ने बेसिकली क्या किया, उसने आपके पेपर की इमेज को कैप्चर किया, ठीक है, और उसके बाद उसे कन्वर्ट किया डिजिटल फॉर्मेट में और फिर आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर कर दिया। These images can be edited before they are printed। तो इनको प्रिंट करने से पहले आप क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। लेट सपोज मान लो कि आपके पास एक प्रिंट आउट है, उसमें कुछ गलती हो गई है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास स्कैनर है तो डायरेक्टली इसको स्कैन करो, स्कैन करने के बाद एडिटिंग कर लो और फिर से उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ और, आपको टाइप्स ऑफ स्कैनर्स के नाम याद करने हैं। आपको इन डिटेल नहीं पढ़ना स्कैनर्स के बारे में, लेकिन एक बार नाम याद कर लो, क्योंकि अगर मान लो आपको ऐसा एमसीक्यू मिल जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ स्कैनर, इनमें से कौन सा स्कैनर का टाइप नहीं है, तो अगर आपको उनके नेम्स याद होंगे तो आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन को करके आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइप्स लिख देती हूँ ताकि एक बार आप इसे पढ़ेंगे तो आपको नाम याद हो जाएंगे। फर्स्ट इज फ्लैट बेड स्कैनर, सेकेंड इज हैंड हेल्ड स्कैनर। इनके बस नाम याद कर लो, इन डिटेल में जाने की ज़रूरत हमें नहीं है। थर्ड यहाँ लिख देते हैं ड्रम स्कैनर, ड्रम स्कैनर। फोर्थ इज फोटो स्कैनर, एंड एक और है फिफ्थ, यहाँ पे लिख देते हैं फिफ्थ शीट फेड स्कैनर, ठीक है, शीट फेड स्कैनर। तो आपको इनके नाम याद रखने हैं ताकि आपका अगर क्वेश्चन आता है टाइप से तो आप उसे वहाँ पे छोड़ के ना आओ, ठीक। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है बिकॉज हमने यहाँ पर काफ़ी सारे इनपुट डिवाइस डिस्कस करने हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट इज डिजिटाइज़र। डिजिटाइज़र इज़ अ इनपुट डिवाइस विच कन्वर्ट्स द एनालॉग इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्मेट, ठीक है। तो एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं डिजिटाइज़र का। डिजिटाइज़र can convert a signal from the television और कैमरा into a series of numbers, ठीक है। तो जो सिग्नल आपका टेलीविज़न और कैमरा दे रहा है, आपको सेंड कर रहा है, उसे अगर आपको कन्वर्ट करना है सीरीज़ ऑफ नंबर्स में ताकि हम उसे कंप्यूटर में स्टोर कर सके, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं डिजिटाइज़र का। क्लियर हो गया? मेन काम क्या है इसका, आप जानते हो जो भी सिग्नल्स होते हैं वो आपके होते हैं एनालॉग में। इस टाइप के आपके सिग्नल्स होते हैं ना, इन्हें बोलते हैं एनालॉग सिग्नल्स, ठीक है। इन्हें कन्वर्ट करने के लिए किस में, 0 और 1 में, ठीक है, सीरीज़ ऑफ नंबर में इसे कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं डिजिटाइज़र का। दे कैन बी यूज्ड बाय द कंप्यूटर टू क्रिएट अ पिक्चर ऑफ वट एवर द कैमरा हैड बीन पॉइंटेड एट, ठीक है। मतलब जहाँ पे भी वो कैमरा पॉइंट आउट कर रहा है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की अगर आपको पिक्चर क्रिएट करनी है कंप्यूटर में तो इसके लिए इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है।
डिजिटाइज़र इज़ ऑल्सो नोन एज टैबलेट और ग्राफिक्स टैबलेट। तो इसे ही आप बोलते हो टैबलेट और ग्राफिक्स टैबलेट, एज इट कन्वर्ट्स ग्राफिक्स एंड पिक्टोरियल डेटा इनटू बाइनरी इनपुट्स। तो जो भी आपका ग्राफिक्स है और जो पिक्टोरियल डेटा है उसे कन्वर्ट करता है ये बाइनरी इनपुट के अंदर। अ ग्राफिक टैबलेट एज डिजिटाइज़र इज़ यूज्ड फॉर द फाइन वर्क्स ऑफ ड्राइंग एंड इमेज मैनिपुलेशन एप्लीकेशन। तो इसकी मेन काम क्या होता है, ये यूज़ होता है ड्राइंग के फाइन वर्क के लिए और साथ ही साथ जिन एप्लीकेशन में इमेज को मैनिपुलेट करना होता है वहाँ पे यूज़ करते हैं हम डिजिटाइज़र को। ठीक है, तो इस टाइप का आपका डिजिटाइज़र दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट इज माइक्रोफोन एंड ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR। तो यहाँ पे आपको फुल फॉर्म भी याद करनी पड़ेगी OCR की। ठीक है, माइक्रोफोन एक अलग इनपुट डिवाइस है, OCR एक अलग इनपुट डिवाइस है। OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अब देखो फर्स्ट है आपका माइक्रोफोन, इस टाइप से आप देखते हो माइक्रोफोन होता है। माइक्रोफोन इज़ एन इनपुट डिवाइस टू इनपुट साउंड दैट इज़ देन स्टोर्ड इन अ डिजिटल फॉर्म। तो माइक्रोफोन का मेन काम क्या होता है, जो भी आप साउंड एज अ इनपुट दोगे उसे कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में और स्टोर कर लेता है। ठीक है, द माइक्रोफोन इज़ यूज्ड फॉर वेरियस एप्लीकेशन सच एज एडिंग साउंड टू अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन और फॉर मिक्सिंग द म्यूज़िक। ठीक है, तो माइक्रोफोन तो बहुत सारी एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होता है, जैसे कि मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में साउंड को ऐड करने के लिए या फिर म्यूज़िक को मिक्स करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज़ ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR। तो आपको इन सभी इनपुट डिवाइसेस के मेन फंक्शनैलिटीज़ को याद करना है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, उनके आंसर आपको करने हैं और आज क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं। ठीक है, देखो OCR इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज टू रीड अ प्रिंटेड टेक्स्ट। मेन काम क्या है कि प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करता है। OCR स्कैन्स द टेक्स्ट ऑप्टिकली करेक्टर बाय करेक्टर। ठीक है, तो आपके टेक्स्ट को करेक्टर बाय करेक्टर रीड करता है और कन्वर्ट करता है इसे किसमें, मशीन रीडेबल कोड के अंदर, जिसको मशीन समझ सके उस कोड में कन्वर्ट करता है आपके करेक्टर्स को। एंड स्टोर द टेक्स्ट ऑन द सिस्टम मेमोरी, और सिस्टम की मेमोरी में उसको स्टोर कर देता है। तो मेन काम क्या है कि प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड किया, उसे करेक्टर बाय करेक्टर रीड करा है इसने और उसके बाद कन्वर्ट किया है मशीन रीडेबल कोड के अंदर और फिर स्टोर कर दिया सिस्टम मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो इस टाइप से आपका OCR दिखता है। ठीक है, आगे बढ़ें और नेक्स्ट इज मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर MICR और बार कोड रीडर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दो अलग अलग क्या है इनपुट डिवाइस है। MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर और बार कोड रीडर, ये अलग अलग आपके इनपुट डिवाइस हैं। फर्स्ट बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर MICR की। देखो यहाँ पे MICR input device is generally used in banks as there are large number of checks टू बी प्रोसेस्ड एवरी डे। तो आपने देखा भी होगा कि चेक के ऊपर भी MICR नंबर होता है, जिसको रीड कौन करता है, आपका MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। The bank's code number and check number are printed on the checks with a special type of ink that contain particle of magnetic material that are machine readable। अब देखो क्या होता है, जो वो कोड लिखा होता है आपके चेक के ऊपर, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपके बैंक का कोड नंबर होता है, जैसे कि SBI का चेक है या फिर PNB का चेक है। ठीक है, इसके साथ साथ चेक का नंबर क्या है, तो उसको इस तरीके से प्रिंट करते हैं ताकि वो उसे जो मशीन है वो उसे रीड कर सके। तो वो लिखते किसके साथ है, उसे एक स्पेशल इंक होती है जो कि मैग्नेटिक मटेरियल के पार्टिकल्स से बनी होती है। उस इंक के साथ उस कोड को लिखा जाता है आपके चेक के ऊपर और वो आपका MICR रीड करता है। ठीक है, अब देखो दिस रीडिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। जो आपका रीडिंग करने का प्रोसेस है, मतलब जिस प्रोसेस से हम उस कोड नंबर को रीड करवा रहे हैं मशीन के थ्रू, उसे बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, द मेन एडवांटेजेस ऑफ MICR इज दैट इट इज़ फास्ट एंड लेस एरर प्रोन। तो इसके मेन एडवांटेजेस क्या होते हैं कि ये क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है और इसके अंदर बहुत ही कम एरर होते हैं। अब देखो कई बार बच्चों को होती है कन्फ्यूजन कि MICR की फुल फॉर्म कौन सी याद करनी है, ये वाली याद करनी है या फिर ये वाली याद करनी है। देखो यहाँ पे
क्या है कि क्वेश्चन में अगर आपसे पूछेंगे MICR की फुल फॉर्म, तो इन दोनों में से कोई एक ही दी होगी वहाँ पे, दोनों एक साथ नहीं देंगे, ठीक है। अधिकतर मैंने देखा है कि वहाँ पे ये वाली ही फुल फॉर्म देते हैं, कौन सी, ये वाली, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, अधिकतर ये मिलती है। लेकिन अगर ये वाली मिलेगी तो आपको ये वाली नहीं मिलेगी, तो दोनों में से एक ही मिलेगी, तो वहाँ पे टेंशन की बात नहीं होगी, ठीक है। आई समझ। मेन काम क्या है, चेक के ऊपर जिस स्पेशल मैग्नेटिक इंक के साथ वो नंबर लिखा है उसे रीड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं MICR का, ठीक है। ये एक इनपुट डिवाइस होता है, एज अ इनपुट क्या लेता है, ये चेक को लेता है, ठीक है। नेक्स्ट इज बार कोड रीडर्स। बारकोड रीडर इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर रीडिंग द बार कोडेड डेटा। आप सब लोग देखते हो बारकोड, अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर बारकोड लगे रहते हैं। डेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड डार्क लाइंस, आपने देखा होगा, एक लाइन डार्क होती है, एक लाइन लाइट होती है, इस टाइप से आपका होता है बारकोड, देखा है ना। और ये आपका इसके हाथ में क्या है, बारकोड रीडर। आप जब भी मॉल्स वगैरह जाते हो डेफिनेटली आपने देखा होगा बारकोड रीडर्स को, ठीक है। इसे शॉर्ट फॉर्म में BCR भी कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में, एक मिनट, क्या कहते हैं इसे, BCR कहते हैं। देखो यहाँ पे, बार कोडेड डेटा इज जनरली यूज्ड इन लेबलिंग द गुड्स, नंबरिंग द बुक्स एक्सेट्रा, ठीक है। लाइब्रेरीज में भी बार कोड का इस्तेमाल होता है बुक्स को नंबर करने के लिए, और जब भी आप कोई मार्केट से सामान लेके आते हो, स्पेशली मॉल से, तो वहाँ पर क्या होता है, बार कोड लगा रहता है, ठीक है। या फिर कोई भी आप पैकेट खरीदते हो, लेस, कुरकुरे एक्सेट्रा, वहाँ पे भी आपको बारकोड मिल जाएगा। इट मे बी अ हैंड हेल्ड स्कैनर और मे बी एम्बेडेड इन अ स्टेशनरी स्कैनर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, इस बार कोड रीडर को हैंड हेल्ड स्कैनर या फिर आपके स्टेशनरी स्कैनर के अंदर एम्बेड कर देते हैं। बार कोड रीडर स्कैन्स अ बार कोड इमेज एंड कन्वर्ट्स इट इनटू द अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जैसे ही आपके बार कोड रीडर ने इस बार कोड की इमेज को क्या किया, कैप्चर किया, इमेज कैप्चर करी, तो क्या किया इसने, उसके बाद इसने कन्वर्ट किया इस पर्टिकुलर इमेज को अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर, विच इज़ देन फेड टू द कंप्यूटर दैट द बार कोड रीडर इज़ कनेक्टेड टू। तो आप देखते हो कि ये बार कोड रीडर इस वायर के साथ कनेक्ट होता है एक सिस्टम से, ठीक है। वहाँ पे इस बारकोड रीडर की जो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है वो वहाँ पे जाती है और फिर मैच होती है, और मैच होने के बाद क्या होता है, उस पर्टिकुलर वैल्यू के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो वहाँ पे स्क्रीन पर आ जाती है, ठीक है। आई बात समझ में। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि उस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या है और उसका प्राइस क्या है, ये सब चीज़ उसके अंदर लिखी होती है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे ऑप्टिकल मार्क रीडर की। ये आपका आज का लास्ट इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई है बिकॉज मुझे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाने थे, ठीक है। और कल हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस। ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना, OMR। आप जानते हो OMR शीट पे तो एग्ज़ाम भी देते हैं ना हम लोग। OMR is a special type of optical scanner used to recognize the type of mark made by a pen or pencil। तो आप देखते होंगे ये आपकी OMR शीट है, ठीक है। OMR शीट के ऊपर जो सर्कल्स होते हैं इस टाइप से, इनको हम फिल करते हैं थ्रू पेन या फिर पेंसिल, ठीक है। ऐसे इसे फिल करते हैं पूरा कम्प्लीटली। अगर आपने इसको ढंग से फिल नहीं किया है, मान लो ऐसा कर दिया मैंने फिल, ऐसे सर्कल से बाहर आ गया, तो इसको काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो आपका OMR है ना, वो इसे काउंट नहीं करेगा। इट इज़ यूज्ड व्हेन वन आउट ऑफ अ फ्यू ऑल्टरनेटिव्स इज़ टू बी सेलेक्टेड एंड मार्क्ड। तो आप देखते हो कि पहले क्या होता था, जब ऑनलाइन पेपर्स नहीं होते थे तब हर जगह आपका OMR पे ही पेपर लिया जाता था, लेकिन आजकल क्या है, OMR से एग्ज़ाम होते हैं लेकिन कम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका MCQ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कि जब 4-5 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज़ करना होता है, वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम OMR शीट का, और उस OMR शीट को रीड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं किसका, OMR का। इट इज़ स्पेशली यूज्ड फॉर चेकिंग द आंसर शीट ऑफ एग्जामिनेशंस हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो जहाँ पे MCQ वाले क्वेश्चन होते हैं उन आंसर शीट को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं OMR का, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से हमने डाली है इसके अंदर क्या, OMR शीट यहाँ से, और इसके बाद इसने यहाँ पे कैलकुलेट करके आंसर बता दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम काम करते हैं OMR के साथ। आई होप सो आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी इनपुट डिवाइस में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है।
अब यहाँ पे हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स की। तो आज बारी है बी लेटर की, ठीक है। तो बी लेटर से स्टार्टेड सारी फुल फॉर्म्स हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। फर्स्ट इज बायोस। बायोस काफ़ी इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इसे बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। आप देखते हो जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हो सबसे पहले आपका बायोस चेक होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके बाद है नेक्स्ट बाइनरी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज BCR, बार कोड रीडर, जो हम अभी पढ़ के आए भी हैं। इसके बाद B2C, बिजनेस टू कॉमर्स। एक होता है B2B, उसे बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट इज BPS, बिट्स पर सेकंड। इसके बाद है BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD एक नोटेशन होती है जिसके अंदर आप नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बेसिक, ये आपकी एक लैंग्वेज होती है। बिगनर्स, ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट इज BMP, ये इंपॉर्टेंट है। BMP की फुल फॉर्म बिट मैप होती है। आप जानते हो कि जो भी आप पेंट में फाइल क्रिएट करते हो ना, पेंट के अंदर, वो आपकी .bmp से सेव होती है, ये इसकी एक्सटेंशन होती है बिट मैप फाइल्स की, ठीक है। लास्ट है BCC। कभी आपने अगर ईमेल्स वगैरह सेंड करी है उसमें देखा होगा BCC लिखा होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एक होता है CC, उसे बोलते हैं कार्बन कॉपी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म थी बी से रिलेटेड। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट अगर बोलूँ तो बायोस है, इसके बाद BCD है, बेसिक है और BMP है। ये सारी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब आपका काम यहाँ पे हो गया है शुरू। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है और आज क्वेश्चंस ज़्यादा क्वेश्चन दिए मैंने, बिकॉज आज की क्लास भी क्या है, लंबी है, तो क्वेश्चन भी थोड़े ज़्यादा बनते ही बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, डैश कीज आर प्रेजेंट ऑन द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड में सबसे ऊपर टॉप रो में कौन सी कीज होती है, फंक्शन, टाइपराइटर, न्यूमेरिक या फिर नेविगेशन। काफ़ी आसान सा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म, उसे क्या बोलते हैं, कीबोर्ड, प्लॉटर, स्कैनर या फिर OMR। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से आप कर लेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, जॉयस्टिक्स टिपिकली हैव अ बटन ऑन डैश दैट इज यूज्ड टू सेलेक्ट द ऑप्शन पॉइंटेड बाय द कर्सर, ठीक है। तो कर्सर के द्वारा पॉइंट किया हुआ कोई भी ऑप्शन अगर आपको चूज़ करना है तो जिस बटन के साथ करते हो जॉयस्टिक के, वो बटन कहाँ पे होता है, टॉप में होता है, बॉटम में होता है, राइट में होता है, लेफ्ट में होता है, ठीक है। Next is fourth, a device for converting the handwritten impressions into coded characters and positional coordinates for input to a computer is। तो यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, टच पैनल, माउस, वैंड या फिर राइटिंग टैबलेट। इसकी लैंग्वेज ढंग से पढ़ोगे तो आंसर कर लोगे, इतना मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। लैंग्वेज पढ़ना ध्यान से, आंसर कर लोगे। आगे है 5th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइसेस। इनमें से किस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइसेस हैं, A, B, C या फिर D। ये भी कर लोगे आराम से। नेक्स्ट इज 6th, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज़ अ डिजिटल कैमरा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने नहीं पढ़ाया आज क्योंकि मुझे इसका होमवर्क में क्वेश्चन देना था, ठीक है। देखो, डिजिटल कैमरा जो होता है वो क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्टवेयर है या फिर स्टोरेज है। बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज द व्हील लोकेटेड बिटवीन द 2 स्टैंडर्ड बटन्स ऑन अ माउस इज यूज टू। जो आपके 2 स्टैंडर्ड बटन्स के बीच में व्हील होता है ना, उसका मेन काम क्या होता है, क्लिक ऑन वेब पेजेस, शट डाउन करने के लिए, क्लिक एंड सेलेक्ट आइटम या फिर स्क्रॉल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज 8, the OCR recognizes the dash of the characters with the help of the light source। जो OCR होता है वो करेक्टर्स का क्या डिटेक्ट करता होगा, लाइट सोर्स के साथ। तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि वो करेक्टर्स का साइज करेगा आइडेंटिफाई, शेप करेगा, कलर या फिर यूज्ड इंक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इन MICR, C स्टैंड्स फॉर। तो मैंने कहा था ना कि जैसे ही MICR आएगा तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फुल फॉर्म फॉलो होगी। तो MICR के अंदर C क्या है, कोड है, कलर है, कंप्यूटर है या फिर करेक्टर है।
नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन, द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन्स ऑन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर क्या होता है, कुछ लाइंस का पैटर्न बना होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्राइसेस बोलते हैं, ओसीआर बोलते हैं, स्कैनर बोलते हैं, या फिर बार कोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको आज मैंने 10 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं और इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स कहाँ करने हैं आपको, कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, जितना ज़्यादा आप आंसर्स लिखोगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें याद होती चली जाएंगी। यही मोटिव है कि आपसे आंसर लिखवाती हूँ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लो अगर आप न्यू हो लर्नर सारथी चैनल को। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए यहाँ पे लिंक गिवन है और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लो। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।